इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के ऊपर हम डिस्कशन शुरू कर सकें और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को एक्चुअली में समझ सकें, उसके लिए पहले हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर डिस्कशन करेंगे। और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को आप ठीक ठीक समझ सकें, इसके लिए मैं वर्क पावर एनर्जी चैप्टर में आपने जो पढ़ा था उसको ब्रीफ में थोड़ा रिकॉल करा रहा हूँ। व्हाट एग्जैक्टली इज पोटेंशियल एनर्जी? व्हाट एग्जैक्टली इज पोटेंशियल एनर्जी? If you could recall, we said that potential energy is defined with respect to a conservative force only. A force which is conservative means work done by force does not depend on path taken. एक ऐसे फोर्स को कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं जिसका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करे, एंड वर्क डन बाय विच इज जीरो इन ए राउंड ट्रिप। एक फोर्स किसी बॉडी के ऊपर एक्ट कर रहा है और उसने बॉडी को ए से बी तक डिस्प्लेस किया। अब बॉडी इस रास्ते से ए से बी गई, ऐसे गई या ऐसे गई, उस फोर्स ने तीनों ही पाथ पर ए से बी जाने पे अगर सेम वर्क किया तो उसका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता, वो सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट की पोजीशन पे डिपेंड करता है। तो एक ऐसा फोर्स जिसका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता उसको हम कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं, उसको हम कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं, जिसका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता। वर्क डन ऑन पाथ 1, वर्क डन ऑन पाथ 2, वर्क डन ऑन पाथ 3 is same, then such a force will be known as a conservative force. The same thing can be put in a slightly different way. We can say that when a force acting on a body performs no work in a round trip, एक फोर्स किसी बॉडी पे लग रहा है, ए से चलकर आप बी तक गए और बी से वापस ए पर आ गए, कंप्लीट राउंड ट्रिप, जहाँ से चले वहीं पहुँच गए। तो एक राउंड ट्रिप में वर्क डन, फोर्स का वर्क डन अगर ज़ीरो हो तो हम कहते हैं वो कंजर्वेटिव फोर्स है। एक फोर्स कंजर्वेटिव है अगर राउंड ट्रिप में उसका वर्क डन ज़ीरो है या उसका वर्क डन दो पॉइंट के बीच पाथ पर डिपेंड नहीं करता, वो पॉइंट्स के पोजीशन पे डिपेंड करता है। दोनों एक ही बातें हैं। फॉर एग्जांपल, अगर ए से बी जाने का वर्क डन 25 जूल है तो फिर हम किसी भी पाथ से जाएं, ए से बी गए 25 जूल, अगर ए से बी इस रास्ते से जाते तो भी 25 जूल वर्क डन होता फोर्स का, पर्टिकुलर फोर्स का। अगर हम बी से ए आए, प्लीज ध्यान दो, अगर ये फोर्स कंजर्वेटिव है, ए से बी गए, वर्क डन बाय फोर्स 25 जूल, ए से बी इस रास्ते से गए, वर्क डन 25 जूल, लेकिन बी से ए आए इस रास्ते से तो वर्क डन -25 जूल, और एक राउंड ट्रिप में वर्क डन 0। तो एक ऐसा फोर्स कंजर्वेटिव कहलाता है जिसका वर्क डन राउंड ट्रिप में 0 हो या जिसका वर्क डन दो पॉइंट के बीच पाथ पे डिपेंड नहीं करता। इट ओनली डिपेंड्स ऑन पोजीशन ऑफ दोस टू पॉइंट्स, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ग्रेविटेशनल फोर्स, द mg, gravitational force that we experience near the surface of the earth, is one very common example of conservative force. इस ग्रेविटेशनल फोर्स में मैं इस डस्टर को अगर यहाँ से लेकर यहाँ जाता हूँ तो ग्रेविटेशनल फोर्स ने लेटर से -30 जूल वर्क किया, तो ये वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता। यहाँ से यहाँ अगर मैं किसी और रास्ते से भी जाता हूँ, ऐसे भी जाता हूँ, तो भी ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन वही है। तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, मीन्स इट इज़ ए कंजर्वेटिव फोर्स। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज जीरो इन अ राउंड ट्रिप। ये डस्टर यहाँ से लेकर चला और वापस यहीं आ गए, तो टोटल वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इन द एंटायर प्रोसेस इज जीरो। जहाँ से चले थे वहीं पहुँच गए, ग्रेविटेशनल फोर्स ने कोई वर्क नहीं किया, ऐसा फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स कहलाता है। तो पोटेंशियल एनर्जी नाम का टर्म हम सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स के लिए ही डिफाइन कर सकते हैं, किसी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं किया जा सकता। जो 11th क्लास में मैकेनिक्स हमने पढ़ी थी उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स और स्प्रिंग फोर्स दो कॉमनली अकरिंग कंजर्वेटिव फोर्सेस थे। ये बड़े ही कॉमन से फोर्स थे जो कंजर्वेटिव थे
और दोनों ही फोर्सेस के लिए हमने पोटेंशियल एनर्जी नाम का टर्म डिफाइन किया था। फ्रिक्शन फोर्स एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन पाथ पर डिपेंड करता है, वो पाथ इंडिपेंडेंट नहीं होता। यहाँ से यहाँ जाने में मैंने ये पाथ फॉलो किया कि ये पाथ फॉलो किया कि ये पाथ फॉलो किया, तीनों पाथ के लिए फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन अलग अलग हो सकता है। इस एग्जांपल में एयर रेजिस्टेंस फोर्स, एयर फ्रिक्शन दैट इज विस्कोसिटी का वर्क डन अलग अलग हो सकता है तीनों पाथ के लिए। तो ऐसे फोर्स जिनका वर्क डन पाथ के ऊपर डिपेंड करता है, अलग अलग पाथ में अलग अलग होता है, उनको हम नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। और ऐसे नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए हम पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं कर सकते, कारण आप अभी समझ जाएंगे। इस ग्रेविटेशनल फोर्स का ही एग्जांपल लीजिए। सपोज ये m मास का ब्लॉक है, m मास का ये ब्लॉक है, ए पॉइंट ए पे, लेट अस अज्यूम इस ब्लॉक को उठाकर मैंने सर्टेन हाइट h पे रख दिया। इस ब्लॉक को यहां से उठाकर मैंने यहां रख दिया, a से उठाकर b पर रख दिया। इस प्रोसेस में ग्रेविटेशनल फोर्स ने कितना वर्क किया? वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स in displacement from A to B. Work done by gravitational force in displacement from A to B is minus mgh. ऐसा हमने 11th क्लास में पढ़ा था। ग्रेविटेशनल फोर्स एक कांस्टेंट फोर्स है, उसका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता। उसका वर्क डन जानने के लिए हम सिर्फ वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट को देखते हैं। यहाँ से यहाँ जाने में बॉडी h अगर ऊपर गई तो ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट अगर ऊपर हुआ है तो वर्क डन निगेटिव होता है, इट इज़ माइनस mgh। माइनस mgh एक नंबर दे देते हैं, चलिए बातचीत में आसानी रहेगी, -50 जूल मान लीजिए। इस दस्तर को उठाकर मैंने यहाँ रखा, ग्रेविटेशनल फोर्स ने -50 जूल वर्क किया। अगर मैंने इसको बहुत धीरे धीरे उठाकर रखा है और धीरे धीरे मैं चलता हूँ, आई डोंट अलाउ दिस डस्टर टू गेन एनी काइनेटिक एनर्जी। मैं इस डस्टर को स्पीड एक्वायर करने नहीं दे रहा हूँ, आई एम नॉट अलाउइंग इट टू एक्सेलरेट, इट इज़ मूविंग वेरी वेरी स्लोली, इट इज़ मूविंग वेरी वेरी स्लोली एंड आई एम रेजिंग इट वेरी स्लोली। मैं इसको A से B तक लेकर जाता हूँ सो दैट इट इज़ नॉट एबल टू गेन एनी काइनेटिक एनर्जी। इसकी काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल नहीं बदली, ये ज़ीरो एक्सेलरेशन से चल रहा था। ऐसे केस में मेरा वर्क डन +50 जूल होगा, प्लस mgh होगा, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन -mgh। कॉमन सेंस, ये mg फोर्स नीचे लग रहा है वेट, और मैं इसको बिल्कुल ज़ीरो एक्सेलरेशन से चला रहा हूँ, तो मैं भी इस पे mg फोर्स ऊपर लगा रहा हूँ। mg फोर्स नीचे लग रहा है वेट, और मैं भी अगर mg फोर्स लगा रहा हूँ तो इस डस्टर पे नेट फोर्स 0 हो गया, और ये बिल्कुल ग्रेजुअली धीरे 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 ऊपर जा रहा है विदाउट एनी एक्सेलरेशन। अगर mg फोर्स नीचे और मैं ज़्यादा फोर्स लगा दूँ डस्टर पे mg से ज़्यादा, देन इट विल गेट एक्सेलरेटेड, इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। अगर mg फोर्स डाउनवर्ड 10 न्यूटन है और मैंने 15 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर दिया इस डस्टर के ऊपर, तो डेफिनेटली इट विल गेट एक्सेलरेटेड, इट विल गेन स्पीड। पर जितना फोर्स डाउनवर्ड है उतना ही फोर्स अगर मैं अपवर्ड लगा रहा हूँ तो नेट फोर्स इज 0, देयर विल बी नो एक्सेलरेशन, इट विल नॉट बी एबल टू गेन स्पीड। तो mg नीचे, मेरा mg ऊपर, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स था mg नीचे और मैं एक्सटर्नल एजेंट इतना ही बड़ा फोर्स ऊपर लगा रहा हूँ, बिल्कुल ये 10 तो मैं भी 10। तो इसके वर्क डन और मेरे वर्क डन में क्या फ़र्क होना चाहिए? एक प्लस माइनस साइन का, दैट्स ऑल। अगर mg का वर्क डन -mgh है तो इस फोर्स का वर्क डन +mgh होगा। क्यों? क्योंकि दोनों फोर्स मैग्नीट्यूड में सेम है, सिर्फ हुआ ये कि mg डाउनवर्ड था, डिस्प्लेसमेंट ऊपर हुआ, इसलिए उसका वर्क डन निगेटिव है। और मेरा फोर्स अपवर्ड था, वो भी mg के बराबर है, अपवर्ड था, डिस्प्लेसमेंट भी अपवर्ड हुआ, मेरा वर्क डन पॉजिटिव है। सो मेरा वर्क डन ग्रेविटेशनल फोर्स के वर्क डन के बराबर मैग्नीट्यूड का है, हाँ उसका साइन जो है सो उल्टा है, मेरा वर्क डन +mgh होगा। एनीवे, जब आपने इस ब्लॉक को, इस डस्टर को उठाकर यहाँ से यहाँ रखा तो ग्रेविटेशनल फोर्स ने -50 जूल वर्क किया लेटस से। अब इस डस्टर को यहाँ हम होल्ड करके रखते हैं। अब आप सोचिए, किसी दिन किसी तरीके से अगर हमने
डस्टर को छोड़ दिया एंड इट इज़ अलाउड टू मूव बैक टू पॉइंट ए, अगर मैंने डस्टर को पॉइंट बी पे छोड़ा और मान लो यहाँ एक स्लाइड बना हुआ है, स्मूथ स्लाइड, और ये डस्टर उस स्लाइड पे फिसल के वापस पॉइंट ए तक आना अलाउड है, 1 मिनट के लिए ऐसा मान लो। अगर हमने डस्टर को पॉइंट बी से ए तक जाना अलाउ किया तो प्लीज़ ध्यान दीजिए, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव है तो उसका वर्क डन एक राउंड ट्रिप में 0 होना चाहिए। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव है तो राउंड ट्रिप में उसका वर्क डन 0 होना चाहिए। डस्टर जब यहाँ से आ गया, ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन -50 जूल, तो जब बी से ए पर आएगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन क्या होगा? +50 जूल। तब तो राउंड ट्रिप में टोटल वर्क डन 0 हुआ। यहाँ से यहाँ जाने में ग्रेविटेशनल फोर्स ने -50 वर्क किया, यहाँ से आने में ग्रेविटेशनल फोर्स +50 वर्क करती है, जिससे टोटल वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स 0 हो जाता है। तो वेरी ऑब्वियस कि जब ये डस्टर, ये ब्लॉक उठाकर मैंने यहाँ से यहाँ रख दिया, जिस किसी दिन मैं इसको अलाउ करूंगा बी से ए जाना, ग्रेविटेशनल फोर्स इज गोइंग टू परफॉर्म वर्क ऑन दिस डस्टर विच विल बी इक्वल टू +mgh, दैट इज +50 जूल। तो जब तक ये डस्टर यहां है, मैं ऐसा मन में सोच सकता हूं कि जब तक ये डस्टर यहां है, इसमें पोटेंशियल है वर्क करने का। ऑफ कोर्स वर्क इज बीइंग डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स थ्रू दिस डस्टर, यू कैन से। ये डस्टर जब तक यहां रखा है, मुझे ये +50 जूल वर्क डन मिल सकता है वापस। जब भी मैं डस्टर को अलाउ करूंगा बी से ए जाने के लिए, तो ग्रेविटेशनल फोर्स मुझे 50 जूल वर्क करके देगा। तो जब तक डस्टर बी पे है, वी हैव ए पोटेंशियल टू गेट वर्क इक्वल टू 50 जूल। जब तक डस्टर को बी पर होल्ड करके रखा है, उसको जब भी ए पर आने देंगे, मुझे पता है कि मुझे 50 जूल वर्क मिल जाएगा। सो वी से दैट दिस डस्टर प्लेस्ड एट पॉइंट बी हैज गॉट सम एबिलिटी टू डू वर्क, इट हैज गॉट सम कैपेसिटी टू डू वर्क। ये वर्क करने की एबिलिटी जो इस डस्टर में आई है, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन। वो पॉइंट बी पर है, वो मुझे कुछ वर्क परफॉर्म करके दे सकता है। तो ये जो डस्टर की एनर्जी है, एबिलिटी टू डू वर्क, कैपेसिटी टू डू वर्क इज नोन एज एनर्जी। ये जो एनर्जी है डस्टर की, बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन, इट इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। ऐसा आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। जब भी कोई एक ऑब्जेक्ट या सिस्टम किसी कंजर्वेटिव फोर्स के इन्फ्लुएंस में हो, तो पोजीशन बदलने से उसकी वर्क परफॉर्म करने की कैपेसिटी बदलती है। दैट मीन्स उसकी एनर्जी बदलती है, और इस एनर्जी को विच इज एसोसिएटेड विथ पोजीशन, वी से इट इज पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी कंजर्वेटिव फोर्स के लिए डिफाइन होता है। क्यों? अगर मैं ए से बी इस रास्ते से लेके जाऊं और ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन -100 जूल है, मान लो 1 मिनट के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव नहीं है। अगर ऐसा होता, इस रास्ते से जाऊं तो -50 जूल, इस रास्ते से जाऊं तो -100 जूल, तो बताओ जब ये यहाँ से यहाँ आएगा तो मुझे 50 वापस मिलेगा वर्क कि 100 मिलेगा? कोई एक यूनिक नंबर तो है नहीं, कोई एक यूनिक नंबर नहीं है। अगर मैं यहाँ से यहाँ जाऊँ, अलग अलग रास्ते के लिए वर्क डन अलग अलग हो, तो मैं एक यूनिक नंबर नहीं बोल सकता कि पॉइंट बी पे डस्टर की एनर्जी इतनी होगी। सो द टर्म एनर्जी इटसेल्फ विल गेट मीनिंगलेस। जबकि अभी सिचुएशन ये है कि ये कंजर्वेटिव फोर्स है mg, तुम ए से बी किसी भी रास्ते से जाओ, ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन -50 जूल है, और जब भी तुम डस्टर को बी से ए आना अलाउ करोगे, यू विल गेट बैक 50 जूल ऑफ वर्क। आपको 50 जूल वर्क वापस मिल जाएगा। देयरफॉर वी से एट पॉइंट बी पोटेंशियल एनर्जी इज 50 जूल। वी आर एबल टू से दैट just because work done by this gravitational force does not depend on path. So potential energy term can be defined only when force is conservative. Force conservative है तो ही हम potential energy को define कर सकते हैं. And we are basically never interested in knowing absolute value of potential energy for a particular position. We are always interested in knowing change in potential energy. डस्टर को ए से बी पर रखा तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी बदली, ये इंपॉर्टेंट है। डस्टर ए पर था तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, बी पर है तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, इस वैल्यू में हमारा इंटरेस्ट नहीं होता है। हमारा इंटरेस्ट सिर्फ इस बात को जानने में है कि व्हेन दिस ऑब्जेक्ट इज मूव्ड फ्रॉम ए टू बी, बाय व्हाट अमाउंट द पोटेंशियल एनर्जी हैज चेंज्ड, दैट चेंज इज इंपॉर्टेंट। सो
In physics textbooks, we define that change in potential energy. Change in potential energy. We define change in potential energy. I am writing it as delta U. You can write it as U final minus U initial. Like in this example, it is UB minus UA. Let me write it as UB minus UA. A से B लेकर गए, potential energy at B minus potential energy at A. That is change in potential energy. It is defined as negative of work done by conservative force. इस example में gravitational force. Negative of work done by gravitational force when the body is moved from A to B. देखिए यहाँ definition है. Change in potential energy is defined as negative of work done by gravitational force, work done by the conservative force when body is moved from initial position to final position. जब हम इस दस्तर को A से B तक लेकर जाते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन -50 जूल, ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन -50 जूल, इसका निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स व्हेन बॉडी इज मूव्ड फ्रॉम A to B. वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज -50, उसका निगेटिव +50. सो +50 जूल इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. जब हम डस्टर को यहाँ से यहाँ लेकर जाते हैं तो इट्स पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस बाय 50 जूल. चेंज इज +50 जूल. So this is how we define change in potential energy. It is equal to negative of work done by conservative force in moving the body from initial position to final position. I am writing it a slightly formal way. Change in potential energy delta U is defined as negative of work done by the conservative force in moving the body from initial position to final position. Change in potential energy U final minus U initial is defined as negative of work done by conservative force when body is moved from initial position to final position. The same thing can also be said in a slightly different fashion. We can say that it is work done by external agent in moving the body from initial to final position in without any acceleration, very slowly. What I have written, change in potential energy can also be defined as work done by external agent. External agent मतलब शशि भूषण तिवारी in this example. जब मैं इस दस्तर को यहाँ से यहाँ लेकर जा रहा हूँ, मैं जो वर्क कर रहा हूँ, I am the external agent. प्लीज ध्यान दीजिए, अभी मैंने बार बार कहा कि when I move this duster very slowly, when I am moving it very slowly, work done by me and work done by gravitational force just has one difference. That difference is in sign, plus minus sign. Work done by gravitational force is -50 joule, work done by me will be +50 joule, provided I am moving this duster extremely slow. There is no acceleration. So negative of work done by gravitational force, negative of work done by conservative force is same as positive work done by external agent. Conservative force के work done का negative या external agent के work done का positive दोनों same है, provided the body is moved very slowly. Work done by external agent when body is being moved very slowly, it is just equal to negative of work done by conservative force. तो जब आप बॉडी को बहुत स्लो मूव कर रहे हो तो एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन लिखने से आपको चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मिल जाती है. यहाँ से यहाँ स्लोली गए तो मेरा वर्क डन 50 जूल है. सो दिस इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. इन आवर प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दिस कूलम फोर्स इज नोन टू बी अ कंजर्वेटिव फोर्स. ये जो कूलम फोर्स है ये एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है और इसके लिए भी हम एक पोटेंशियल एनर्जी का टर्म डिफाइन करते हैं. इसके लिए भी हम एक पोटेंशियल एनर्जी का टर्म डिफाइन करते हैं. वी विल डू इट फॉर सिंपलेस्ट पॉसिबल केस ऑफ ए पेयर ऑफ पॉइंट चार्जेस. हम सबसे पहले एकदम सिंपल केस के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करेंगे. दैट टू फॉर अ पेयर ऑफ पॉइंट चार्जेस. एक पेयर ऑफ पॉइंट चार्ज है उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी. एक और जस्ट एक छोटी सी बात, मैंने कहा कि पोटेंशियल एनर्जी में चेंज जानने में ही मेरा इंटरेस्ट होता है. फिर भी अगर हम जिद करें कि नहीं बी पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, मुझे तो वैल्यू चाहिए, तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन चूज अ रेफरेंस लेवल.
हम ऐसा करते हैं कि लेट यू ए बी जीरो, मान लो कि ए पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। जीरो है या नहीं है उसमें किसी का इंटरेस्ट नहीं, हमारा इंटरेस्ट सिर्फ इसमें है कि ए से बी गए तो चेंज कितना हुआ, बी से ए आए तो बदला कितना, चेंज इज इंपॉर्टेंट। यहाँ जीरो मान ली, कोई बात नहीं, अगर यहाँ जीरो मान ली तो यहाँ कितनी, हमने पढ़ा कि बी पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ए से एम जी एच ज़्यादा है। यहाँ अगर जीरो है तो बी पर पोटेंशियल एनर्जी को फिर हम लिख सकते हैं एम जी एच। अब हम उसको एक नंबर दे सकते हैं, तो बी पर पोटेंशियल एनर्जी 50 जूल है व्हेन वी से दैट पोटेंशियल एनर्जी एट ए इज जीरो। इससे एच नीचे चले जाएं, यहाँ जीरो माना है उससे भी कम पोटेंशियल एनर्जी, तो उसको -50 जूल बोलेंगे। अगर हम ऐसे किसी पॉइंट पे हैं जहाँ पोटेंशियल एनर्जी यहाँ से भी 50 जूल कम है, तो वी हैव टू से दैट पोटेंशियल एनर्जी इज -50 जूल। तो पोटेंशियल एनर्जी -50 जूल सुन के कुछ लोग सोचते हैं ऐसा हो सकता है क्या, इसमें परेशान होने की बात नहीं। किसी ने रेफरेंस यहाँ ज़ीरो मान लिया, तो इसके ऊपर जब मास रखा है तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव है, और इसके नीचे रखा है तो इससे कम, अब क्या बोले, माइनस ही बोलना पड़ेगा ना। हाँ, किसी ने अगर यहाँ ज़ीरो मान रखा है, यहाँ ऑब्जेक्ट है तो ठीक है पोटेंशियल एनर्जी +20 जूल, यहाँ ऑब्जेक्ट है तो पोटेंशियल एनर्जी +60 जूल, यहाँ ऑब्जेक्ट है तो पोटेंशियल एनर्जी 60 से 50 ज़्यादा 110 जूल, सो ऑन सो फोर्थ। किसी ने यहाँ माना है तो यहाँ 50 और उतना ही नीचे आ जाए तो -50। सो प्लस और माइनस साइन शुड नॉट डिस्टर्ब यू। प्लस और माइनस साइन इट इज़ रिलेटिव, कि हमने ज़ीरो कहाँ माना है, उससे ज़्यादा है तो प्लस, उससे कम है तो माइनस। पोटेंशियल एनर्जी को जीरो कहाँ मानना है इसका कोई रूल नहीं है, आपको जहाँ अच्छा लगे वहाँ मान लीजिए। सो लेट अस फर्स्ट राइट what is electrostatic potential energy of a pair of point charges. Electrostatic force is a conservative force. We can define potential energy for it. And the first question that we are considering is, there are 2 point charges Q and Q separated by a distance r. What is potential energy of this system? इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या है? What is potential energy when 2 charges are at separation r? ये ऐसे ही क्वेश्चन हो गया जैसे मैं कहूँ कि बताओ ये डस्टर यहाँ है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। अरे भाई पहले ये तो बताओ कि जीरो कहाँ मानना है, तब तो मैं इसको कोई नंबर दे पाऊंगा, नहीं तो नंबर देना तो बड़ा मुश्किल है। तो अभी आप मुझसे पूछ रहे हैं कि 2 चार्जेस आर डिस्टेंस पे हैं, टेल मी व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। आई डोंट हैव एनी आंसर until and unless somebody tells me where I should take zero of the potential energy. ऐसे तो आप पोटेंशियल एनर्जी को ज़ीरो कहीं भी मान सकते हैं, बट जो नॉर्मल कन्वेंशन है, जो यूजुअल कन्वेंशन है, जो सारी दुनिया फॉलो करती है, वो ये है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पेयर ऑफ पॉइंट चार्जेस is assumed to be zero when they are at infinite separation. एक चार्ज यहाँ और दूसरा चार्ज इन्फिनिटी पे, 2 चार्जेस जब इनफाइनाइट सेपरेशन पे हों तो हम मानेंगे इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। क्यों? दोनों 2 मीटर दूर हैं तो जीरो नहीं मान सकते क्या? मान सकते हैं। ऐसा मानने का क्या फ़ायदा है? मेरी समझ से एक ही फ़ायदा है। अगर आप इन्फिनिटी पे इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी को ज़ीरो मानोगे तो जो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला हम डिराइव करने जा रहे हैं वो स्मार्टेस्ट लुकिंग फार्मूला होता है, एकदम क्यूट शॉर्ट स्मार्ट सा फार्मूला। अगर आप इसको 2 मीटर 4 मीटर दूर जीरो मानोगे तो वो फार्मूला उतना सुंदर नहीं दिखाई देगा। अभी फार्मूला होगा के क्यू बाय आर, के क्यू क्यू बाय आर, और अगर आप आर नॉट डिस्टेंस पे जीरो मानोगे तो के क्यू क्यू बाई आर माइनस के क्यू क्यू बाय आर नॉट, ऐसा कुछ आ जाएगा, विच विल नॉट बी दैट स्मार्ट लुकिंग। तो स्मार्ट लुकिंग फार्मूला चाहिए, इसलिए हमने 2 चार्जेस को इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखने पे पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मान लिया। और ये थोड़ा कॉमन सेंस को भी ठीक लग रहा है भाई कि
जब दो चार्ज बहुत दूर हैं, कोई इंटरैक्शन नहीं है उनके बीच, तो लेट अस अज्यूम पोटेंशियल एनर्जी इज 0। ठीक लग रहा है, चलिए लेट इट बी लाइक दैट। तो दो चार्जेस जब इनफाइनाइट सेपरेशन पे हैं तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी 0 है। दोनों चार्ज जब r डिस्टेंस पे रखें उस समय सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, ये क्वेश्चन का आंसर हमें ढूंढना है। और हमें जो पता है वो ये पता है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय electrostatic force. Conservative force is electrostatic force. When the system moves from initial to final configuration, or it is equal to positive of work done by external agent, provided the movement is very slow, provided there is no gain in kinetic energy. तो दोनों में से किसी को भी हम लिख सकते हैं। एक बार जल्दी से यहाँ लिख देता हूँ मैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, that means potential energy final minus potential energy initial. Final situation is when charges are at separation r. Initially let us say charges are at infinite separation. Infinite separation से r distance तक दोनों चार्ज को लाना है। Final initial, final potential energy minus initial potential energy, it is equal to negative of work done by electrostatic force when charge is moved from infinity to r. इनिशियल पोजीशन इन्फिनिटी से r डिस्टेंस तक लाने में इलेक्ट्रिक फोर्स ने जो वर्क किया उसका नेगेटिव, और वी कैन से दिस इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट ससिबोशन व्हेन चार्जेस आर मूव्ड फ्रॉम इन्फिनिटी टू r वेरी स्लोली। जब चार्जेस को हम इन्फिनिटी से r डिस्टेंस तक बहुत स्लोली लेके आते हैं, उस केस में एक्सटर्नल एजेंट ने जो वर्क किया, दैट वर्क डन इज डिफाइंड एज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ओके, सो लेट अस अज्यूम दैट दीज टू चार्जेस आर एट इन्फिनिटी एंड दे आर बीइंग ब्रॉट क्लोज टू वन अनदर। दोनों चार्ज को मूव करें ऐसा जरूरी नहीं। फॉर सिंप्लिसिटी वी विल अज्यूम दैट दिस इज हेल्ड फिक्स्ड एंड दिस चार्ज इज बीइंग मूव्ड। लेट अस अज्यूम दैट दिस इज हेल्ड फिक्स्ड एंड दिस इज बीइंग ब्रॉट क्लोजर टू स्मॉल क्यू चार्ज। कैपिटल क्यू चार्ज को हम धीरे धीरे पुश करते हुए स्मॉल क्यू की तरफ ला रहे हैं, ऐसा सोच लो एक मिनट के लिए। सो कंसिडर द चार्जेस एट सेपरेशन x। ये फिक्स चार्ज है, हाँ, ये सिंप्लिसिटी के लिए हम ऐसा मान रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों चलेंगे तो भी हमारी बात जो हम कह रहे हैं वो सही होगी। इस चार्ज को इन्फिनिटी से धक्का देते हुए हम यहाँ तक लेके आए। अभी दोनों के बीच की दूरी x है, अभी दोनों चार्ज के बीच की दूरी x है। ये दोनों चार्ज एक दूसरे के ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लगा रहे हैं। इस समय स्मॉल क्यू चार्ज कैपिटल क्यू चार्ज के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगा रहा है, ओहो, उसका मैग्नीट्यूड है k q बाई एक्स स्क्वायर, राइट। अब अगर हम इस डेफिनेशन को यूज करना चाहते हैं, एक्सटर्नल एजेंट के वर्क डन के टर्म्स में लिखना चाहते हैं, तो प्लीज ध्यान दीजिए, अगर मैं इसको बहुत स्लोली मूव करना चाहता हूं सो दैट इट नेवर गेन्स काइनेटिक एनर्जी, तो मेरी ये ड्यूटी होगी कि जितना बड़ा इलेक्ट्रिक फोर्स इस पे लग रहा है उतना ही बड़ा फोर्स उल्टे डायरेक्शन में मैं हमेशा लगाऊं। इलेक्ट्रिक फोर्स 50 तो मैं भी 50, इलेक्ट्रिक फोर्स 100 तो मैं भी 100। इस चार्ज पे नेट फोर्स 0 होगा, वो कभी एक्सेलरेट नहीं करेगा, उसकी स्पीड हमेशा 0.00000000000000001 मिलीमीटर पर सेकेंड है। इट इज मूविंग एक्सट्रीमली स्लो, इट इज नेवर एबल टू गेन काइनेटिक एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक फोर्स का मैग्नीट्यूड इतना है, और जब मैं स्लोली मूव कर रहा हूँ उसको, चार्ज इज बीइंग मूव्ड स्लोली, क्यू मूव्ड स्लोली, अगर ऐसा है तो फिर एक्सटर्नल एजेंट जो फोर्स लगा रहा है उसका मैग्नीट्यूड भी इतना ही है, के क्यू बाई एक्स स्क्वायर, राइट। इसको भी ऐसा लिख दो, क्यू पॉजिटिव निगेटिव को मारो गोली, जस्ट ऐसा लिख दो। तो इलेक्ट्रिक फोर्स और एक्सटर्नल एजेंट दोनों फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो के क्यू बाई एक्स स्क्वायर है। हाँ, दोनों का डायरेक्शन डेफिनेटली ऑपोजिट है। अगर ये दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक रिपल्शन है और मेरा फोर्स इधर होगा। अगर एक प्लस और एक माइनस है तो इलेक्ट्रिक फोर्स इधर होगा, मेरा फोर्स उधर होगा।
अभी बातचीत में आसानी के लिए मन में ऐसा सोचिए बोथ आर पॉजिटिव। इलेक्ट्रिक फोर्स रेड एरो के लॉन्ग है, मेरा फोर्स ब्लू एरो के लॉन्ग है, दोनों का मैग्नीट्यूड के क्यू क्यू बाई एक्स स्क्वायर है। हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इस वाले डेफिनेशन को यूज करके लिख रहे हैं, इसको भी लिख सकते हैं, बस एक प्लस माइनस का फर्क है। अभी हम एक्सटर्नल एजेंट के वर्क डन के टर्म्स में सोच रहे हैं। सो वर्क डन इन moving the charge further by dx। देखो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, स्मॉल वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट व्हेन द चार्ज इज मूव्ड फर्दर बाय dx। कहा स्टोरी मत भूलना, ये फिक्स्ड है, कैपिटल क्यू चार्ज इन्फिनिटी पे, उसको धीरे 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 पुश करता हुआ मैं एकदम स्लो स्पीड में, कभी उसको स्पीड बढ़ने नहीं देता, एकदम धीरे 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 चला के यहाँ तक लाया हूँ। अभी मैं इतना बड़ा फोर्स लगा रहा हूँ, अब ये चार्ज को dx और चलाया, dx फर्दर पुश किया। इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट में वर्क डन क्या है? आंसर है मेरा वर्क डन डिस्प्लेसमेंट इनटू cos 0 डिग्री। वर्क डन क्या होता है? एफ डॉट, छोटे डिस्प्लेसमेंट में वर्क डन एफ डॉट डी आर, मेरा फोर्स और ये छोटा डिस्प्लेसमेंट डी एक्स, एफ डॉट डी आर। मैंने मॉड साइन क्यों लगाया है? ए डॉट बी जब लिखते हैं ए डॉट बी को ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा, ए क्या है? वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, बी क्या है? वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, उसमें कुछ भी प्लस माइनस नहीं होता, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ए बी इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, कॉस थीटा प्लस माइनस हो सकता है। तो भाई मैथ वाला कुछ और बोल सकता है, फिजिक्स वाला कुछ और। ध्यान देना, फिजिक्स वाला मोटी बुद्धि का आदमी सोच रहा है मैं जिधर फोर्स लगा रहा हूं उधर ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मेरा वर्क डन तो पॉजिटिव होना चाहिए। फोर्स जिधर है उधर ही डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क डन तो पॉजिटिव है। अब आपको लाल फोर्स के वर्क डन के बारे में नहीं सोचना है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट व्हेन चार्ज इज बीइंग मूव्ड वेरी स्लोली। हम सिर्फ इस ब्लू फोर्स के वर्क डन के बारे में सोच रहे हैं। ब्लू फोर्स जिधर है उधर ही डिस्प्लेसमेंट हुआ, वर्क डन क्या होगा? पॉजिटिव। फोर्स का मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 0 डिग्री, cos 0 डिग्री। अब इसको लिखते हैं हम के क्यू क्यू बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। यहां आप में से ज्यादातर लोग गलतियां करेंगे, प्लीज ध्यान दीजिए। बुक्स में भी ये क्लैरिटी आपको कम मिलेगी, इसलिए बिल्कुल ध्यान दीजिए। ये एक्सप्रेशन अभी जो लिखा है ये सरासर गलत है। एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स के क्यू क्यू बाई एक्स स्क्वायर, बिल्कुल ठीक। dx को dx लिखना गलत है, हमें लिखना है dx का मैग्नीट्यूड। समझिएगा, हमारे हिसाब से ये फोर्स अगर 50 न्यूटन है और छोटा सा डिस्प्लेसमेंट 0.00000001 मिलीमीटर का इधर हुआ है, तो वर्क डन है फोर्स 50 इंटू डिस्प्लेसमेंट 0.000001। प्लस और माइनस कुछ नहीं, मेरा वर्क डन पॉजिटिव है भाई, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन। पर अगर ऐसा लिख दिया ना तो ये दिख नहीं रहा है पर ये है निगेटिव, क्योंकि ये dx इनहेरेंटली निगेटिव है। dx क्या इंडिकेट करता है? चेंज इन x। x सबसे शुरू में सबसे बड़ा था, इन्फिनिटी, जैसे जैसे पास आ रहे हैं x रिड्यूस होता जा रहा है, x घटता जा रहा है। तो अगर एक मैथ वाले से पूछोगे व्हाट इज वैल्यू ऑफ dx, व्हाट इज वैल्यू ऑफ dx, ये बोलेगा माइनस 0.00000001। माइनस, वो माइनस साइन बता रहा है कि x जो है वो एक्चुअली कम हो गया 0.000001। दिस इज x, इधर जाने से x रिड्यूस हो रहा है, सो दिस dx इनहेरेंटली इज निगेटिव। ये dx निगेटिव है, कैलकुलेशन करेंगे तो ये 50 न्यूटन और dx की जगह लिख देंगे माइनस 0.000001, तो ये वर्क डन तो निगेटिव हो गया। लेकिन वर्क डन तो मेरा पॉजिटिव है, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है। फोर्स का मैग्नीट्यूड लिखना है, dx का भी मैग्नीट्यूड लिखना है, तो मुझे लिखना पड़ेगा माइनस dx। क्यों? क्योंकि dx की वैल्यू माइनस 0.000001 है। तो जब मैं माइनस dx लिखूंगा तो ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा। टेम्परेचर 25 से 26 हो गया, तो चेंज इन टेम्परेचर +1। 26 से 25 हो गया तो चेंज इन टेम्परेचर -1 बोलना पड़ेगा।
-1 बोलने से सामने वाला समझेगा दैट टेम्परेचर हैज फॉलन. सो dx is minus 0.000001. It means x is decreasing. That means you are moving this charge closer to this charge. So this dx, number dx itself is negative. By putting a minus sign, you are making it positive. Now this is positive. This is magnitude of displacement. This is magnitude of force. So this is work done. ये देखने में नेगेटिव लग रहा है, but this is a positive number now. This is positive. This is positive. Infinity से चले, infinity से चले. चलते चलते x डिस्टेंस पे पहुंचे. फोर्स x डिस्टेंस पे पहुंचने पे इतना है, छोटे डिस्प्लेसमेंट में वर्क डन इतना हुआ. अब हमें ये सोचना है कि इन्फिनिटी से लेकर ये फाइनल r डिस्टेंस तक पहुंचने में हर छोटे dx 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 डिस्प्लेसमेंट में, छोटा dx छोटा dx dx dx, हर dx डिस्प्लेसमेंट में मैंने जो वर्क किया एफ डी एक्स एफ डी एक्स एफ डी एक्स, हर छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट में मेरे वर्क डन को ऐड करने से मुझे टोटल वर्क मिलेगा जो इस चार्ज को इन्फिनिटी से आर डिस्टेंस तक लाने में मैंने किया. सो टोटल वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट in moving the charge from infinity to r will be summation of all these small work dons when charge is being shifted from infinity to r. हर छोटे छोटे स्टेप में जो मैंने वर्क किया उसका समेशन, उसका एडिशन. एडिशन कौन करता है? इंटीग्रेशन. ये छोटा वर्क डन एक सैंपल, एक रिप्रेजेंटेटिव डिस्प्लेसमेंट में वर्क डन. अब इन्फिनिटी से लेकर आर डिस्टेंस तक ऐसे छोटे छोटे जितने डिस्प्लेसमेंट हुए सब में वर्क डन को जोड़ने का काम कौन करेगा? तो आंसर है इंटीग्रेशन. सो वी विल राइट के क्यू क्यू माइनस के क्यू क्यू माइनस डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर. ये इसका इंटीग्रेशन कर दिया. के क्यू क्यू कॉन्स्टेंट है उसको बाहर रख दिया. एक्स इज चेंजिंग फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर. एक्स इज चेंजिंग फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर. सो दिस विल बिकम माइनस के क्यू क्यू. यह है x की पावर माइनस 2dx. ऐसा इंटीग्रेशन है. ऐसे इंटीग्रेशन में x की जो पावर है उसमें 1 ऐड कर देते हैं. जो पावर में आया वही डिनोमिनेटर में लिखते हैं. तो ये बन गया माइनस ऑफ 1 बाई एक्स. तो इंटीग्रेशन इज माइनस ऑफ 1 बाई एक्स इन्फिनिटी आर. ये माइनस मिला के प्लस कर देते हैं. x की जगह पे अब r लिखते हैं, फिर x की जगह पे इन्फिनिटी लिखते हैं. 1 बाई इन्फिनिटी 0 होता है, इसलिए ये के क्यू क्यू बाई आर हो गया. तो हमने क्या कैलकुलेट किया? इन्फिनिटी से इस चार्ज को आर डिस्टेंस तक लाने में एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन. और हमारा डेफिनेशन फिर से देखिए क्या था? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यू आर माइनस यू इन्फिनिटी इज इक्वल टू दिस वर्क डन. जो वर्क डन हमने कैलकुलेट किया है, दिस वर्क डन रिप्रेजेंट्स चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. सो बाय डेफिनेशन change in potential energy. Change मतलब final value at separation r minus initial value at separation infinity. This is equal to work done by external agent when charge is moved from infinity to r. और ये आपने कैलकुलेट किया, it is k q q by r means 1 by 4 pi epsilon 0 q q by r. अब ध्यान दो, we have assumed that पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी इज 0. हमने अजम्पशन लिया है कि जब दो चार्ज इनफाइनाइट सेपरेशन पे हैं उसकी पोटेंशियल एनर्जी को हम 0 मानेंगे. सो वी कैन से दैट व्हेन पेयर ऑफ चार्जेस आर प्लेस्ड एट सेपरेशन आर द पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय के क्यू क्यू बाय आर. 1 बाय यू आर इज इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू क्यू बाय आर. ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, आप स्कूल एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा. यहाँ ये ध्यान देना, याद करना, इस इक्वेशन को यूज करते समय ऑलवेज सब्सटीट्यूट क्यू एंड क्यू विथ साइन. इस इक्वेशन को यूज करते समय दोनों चार्ज को साइन के साथ सब्सटीट्यूट कीजिए. जैसे एक पॉजिटिव और एक निगेटिव है तो ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव होगा, क्योंकि अगर एक पॉजिटिव और एक निगेटिव होता तो ये जो लाल फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स, अट्रैक्टिव होता. इसको स्लो चलाने के लिए मुझे इधर फोर्स लगाना पड़ता.
तो ये जो वर्क डन का साइन है ये उल्टा हो जाता। तो ओके, पोटेंशियल एनर्जी कैन बी निगेटिव, नथिंग टू वरी अबाउट इट। इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, किसने बताया? भगवान ने? नहीं, हमने माना है। उससे कम अगर कहीं है तो उसको निगेटिव बोलेंगे, उससे ज़्यादा कहीं है तो पॉजिटिव बोलेंगे। पोटेंशियल एनर्जी के एक्सप्रेशन में पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू निगेटिव आने से सरप्राइज नहीं होना है। ऑलवेज सब्सटीट्यूट Q एंड Q विद साइन, दोनों निगेटिव तो पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव तो पॉजिटिव, दोनों चार्ज में से एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हो जाएगी निगेटिव। तो हमने एक पेयर ऑफ पॉइंट चार्जेस के लिए पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन कर लिया है। अब इसको यूज करके हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करें। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को समझने के लिए हम सबसे पहले ये क्वेश्चन लेते हैं। आप सभी ने पढ़ा है केमिस्ट्री में कि रदरफोर्ड ने एक अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें उन्होंने नेचुरल रेडियो एक्टिव सोर्स से निकलने वाले अल्फा पार्टिकल्स को गोल्ड फॉइल के ऊपर बॉम्बार्ड किया था। तो इसी सिचुएशन को इमेजिन कीजिए, यहाँ पे एक गोल्ड फॉइल है और उस गोल्ड फॉइल के किसी एक सिंगल एटम को, बल्कि रादर उस एटम के न्यूक्लियस को मैंने यहाँ दिखाया है। एक गोल्ड की थिन प्लेट है, उस प्लेट में एक एटम, एटम के अंदर एक न्यूक्लियस। तो गोल्ड का ये न्यूक्लियस है। अगर एटॉमिक नंबर Z है, गोल्ड का एटॉमिक नंबर शायद 79, तो Z की वैल्यू 79। अगर एटॉमिक नंबर Z है तो उस न्यूक्लियस में जो चार्ज है वो प्लस Ze है। एटॉमिक नंबर मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। इफ देयर आर Z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस, टोटल चार्ज इट इज होल्डिंग इज प्लस Ze। एंड लेट अस अज्यूम कि बहुत दूर से, प्रैक्टिकली हम बोल सकते हैं इनफाइनाइट डिस्टेंस से, बहुत दूर से एक अल्फा पार्टिकल u स्पीड से डायरेक्टली इस न्यूक्लियस की तरफ चलता हुआ जा रहा है। द अल्फा पार्टिकल इज एट ए फार अवे डिस्टेंस यू कैन से इट इज एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। इनफाइनाइट डिस्टेंस का लिटरल मीनिंग है कि अल्फा पार्टिकल इतनी दूर है कि इस न्यूक्लियस की वजह से अभी कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर रहा है। अल्फा पार्टिकल बेसिकली हीलियम के न्यूक्लियस को कहते हैं। एक हीलियम के न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। तो लेट अस अज्यूम कि एक ऐसे अल्फा पार्टिकल का मास m है और इस पे जो चार्ज होगा वो नेचुरली 2 प्रोटॉन के चार्ज के बराबर +2e होगा। तो एक लार्ज डिस्टेंस से एक अल्फा पार्टिकल u स्पीड से इस गोल्ड न्यूक्लियस की तरफ प्रोसीड कर रहा है और ये न्यूक्लियस फिक्स्ड है। आई मीन ये गोल्ड फॉइल में एक एटम है, उसके अंदर एक न्यूक्लियस है, सो इट कैनॉट मूव, वो फिक्स्ड है। दिस इज ए फिक्स्ड चार्ज पार्टिकल और ये अल्फा पार्टिकल उसको अप्रोच कर रहा है। क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, दैट मीन्स हाउ क्लोज दिस अल्फा पार्टिकल कैन गो with respect to center of the nucleus. Let us say अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के सेंटर से r0 डिस्टेंस पर पहुंचते पहुंचते रुक जाता है। ये क्यों रुकेगा? क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इस पॉजिटिव न्यूक्लियस से रिपेल हो रहा है, तो ये स्लो होता जा रहा है, रिपल्शन की वजह से स्लो होता जा रहा है, स्लो होता जा रहा है, स्लो होता जा रहा है और यहाँ रुक गया, फिर ये वापस घूम जाएगा। कितनी दूर पहुंच के रुक जाएगा? दिस इज द क्लोजेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस। तो हमें इस r0 को कैलकुलेट करना है। क्लोजेस्ट डिस्टेंस r0 को हमें कैलकुलेट करना है। इट इज गिवन दैट अल्फा पार्टिकल इज हैविंग स्पीड u व्हेन इट इज एट लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। अब देखिए, ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है एनर्जी कंजर्वेशन के ऊपर। अल्फा पार्टिकल एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को फील करता हुआ मूव कर रहा है, जैसे ये पेन ग्रेविटी को फील करता हुआ मूव कर रहा है। ग्रेविटी इज अ कंजर्वेटिव फोर्स एंड मैकेनिकल एनर्जी ऑफ दिस पेन रिमेन्स कंजर्व। जब भी किसी सिस्टम पर वर्क करने वाले, सिस्टम पर वर्क परफॉर्मिंग सारे के सारे फोर्स कंजर्वेटिव नेचर के हों, उस सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होती है। कोई भी एक सिस्टम है जिस पर वर्क परफॉर्म करने वाले फोर्स सारे कंजर्वेटिव नेचर के हों, उस सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होती है। यहाँ पर इस क्वेश्चन में अल्फा पार्टिकल और न्यूक्लियस के बीच में एक कूलम फोर्स, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट कर रहा है। सिर्फ वही एकमात्र फोर्स है, वही फोर्स वर्क परफॉर्म कर रहा है। इसके
अलावा इस एंटायर सिस्टम पर बाहर से कोई वर्क परफॉर्मिंग फोर्स नहीं है, कोई ऐसा फोर्स नहीं है जो सिस्टम पे वर्क कर रहा हो। कुछ लोगों के दिमाग में जो सोच रहे हैं उनको आ रहा होगा कि भाई ये जो न्यूक्लियस फिक्स्ड है इस पर कोई ना कोई तो फोर्स लगा रहा है, ये जो शीट है गोल्ड फॉइल है इसके पड़ोसी एटम या पूरी की पूरी गोल्ड फॉइल इस न्यूक्लियस को होल्ड करके रखे हुए, तो बाहर से तो फोर्स है। जी हाँ, बाहर से फोर्स एक्ट कर रहा है, एक एक्सटर्नल फोर्स है जिसने इसको पकड़ के रखा है, और वो फोर्स वर्क नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि फोर्स वर्क तभी परफॉर्म करता है जब उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन डिस्प्लेस होता है। तो न्यूक्लियस तो फिक्स्ड है, ठीक है, इसको मैंने पकड़ के रखा है, एक मिनट इमेजिन करो, आई विल नॉट अलाउ इट टू मूव। तो मैं कोई वर्क कर रहा हूँ क्या? आंसर है नहीं, बिकॉज पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ दिस फोर्स इज नॉट मूविंग, इट इज नॉट गेटिंग डिस्प्लेस। तो एकमात्र फोर्स जो वर्क कर रहा है वो इस सिस्टम का इंटरनल फोर्स है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, और वो कंजर्वेटिव है। इसलिए ऐसे सिस्टम में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी होल्ड करता है, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड है। तो हम यहां से लिख सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी tells us that k infinity plus u infinity is k r naught plus u r naught. What does it mean? It means when these two particles are at infinite separation, when alpha particle is at far away distance, kinetic energy at that instant. ये जो डायग्राम दिख रहा है इसमें अल्फा पार्टिकल इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, इस समय सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी प्लस इस समय सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी, ये हो गई टोटल मैकेनिकल एनर्जी। काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी के सम को हम मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। तो सिस्टम की इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी हुई काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक उसी तरीके से अल्फा पार्टिकल स्लो होता 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 यहाँ रुक गया, यहाँ पे वो आकर रुक गया, इस लोकेशन पे उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई। ये हमारा फाइनल पोजीशन है। इस फाइनल पोजीशन में सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी, और जब अल्फा पार्टिकल यहाँ है इस फाइनल पोजीशन में सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी, ये दोनों चीजें काइनेटिक प्लस पोटेंशियल का सम फाइनल पोजीशन में मैकेनिकल एनर्जी है, ये इनिशियल पोजीशन में मैकेनिकल एनर्जी है। तो इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल मैकेनिकल एनर्जी। दिस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, दिस लॉ इज ट्रू ओनली व्हेन all work performing forces are conservative in nature. Okay, so let us substitute for k infinity. जब अल्फा पार्टिकल बहुत दूर है इनिशियली, उसकी काइनेटिक एनर्जी इतनी है, ऐसा क्वेश्चन में दिया गया है। व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? ये एक चार्ज है, कैपिटल Q इज इक्वल टू ZE, ये भी एक चार्ज है प्लस 2E। ये दो चार्ज पार्टिकल जब इनफाइनाइट सेपरेशन पे हैं तो इस सिस्टम की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी 0 है। ऐसा ही हमने रेफरेंस लेवल चुन के पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव किया है। पोटेंशियल एनर्जी का जब फॉर्मूला हम डिराइव कर रहे थे थोड़ी देर पहले, तो हमने क्या किया था, जब दो चार्जेस इनफाइनाइट डिस्टेंस पे तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी को 0 माना था। तो जब ये दो चार्जेस बहुत दूर हैं तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी ऑब्वियसली 0 है। अब जब ये चार्ज पार्टिकल यहाँ पहुँच गया तो ये पल भर के लिए यहाँ ठहर गया, रुक गया। जब ये चार्ज पार्टिकल यहाँ पहुंचा तो पल भर के लिए यहाँ ठहरा, रुक गया। उस समय सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी 0 है। जब ये अल्फा पार्टिकल यहाँ पहुंचा, इस समय सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? तो आंसर है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2E ZE बाय R0। ये दो चार्ज पार्टिकल हैं, एक पे चार्ज है 2E और एक पे चार्ज है ZE। तो 2E ZE 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2E ZE बाय R0, K Q Q बाय R0, दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी, मोटे तौर पे देखें तो जो ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी थी वो सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई जब ये अल्फा पार्टिकल यहाँ रुक गया। तो जस्ट इसको रीअरेंज करने से हमें R0 की वैल्यू मिल जाएगी। ये ध्यान दीजिएगा, ये 2E है और ये ZE है। तो जस्ट बाय रीअरेंजिंग दिस वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ R0। 2 cancels out, 4 and 4, so we are left with E square Z, and then here we are left with pi epsilon 0 m, pi epsilon 0 m U square।
यू स्क्वायर। ये 2 एक कैंसिल हो गया, एक 2 इधर से कैंसिल हो गया, पाई एप्सिलॉन 0 एम यू स्क्वायर, और ऊपर में बच गया ई स्क्वायर। सो दिस इज द closest distance to which an alpha particle can get with respect to the center of the nucleus. एक्चुअली न्यूक्लियस के रेडियस को मेजर करने का कोई और तरीका था नहीं, तो रदरफोर्ड ने ऐसा कैलकुलेशन करके अंदाज दिया कि देखो भाई, ये जो गोल्ड का न्यूक्लियस है, इसका रेडियस डेफिनेटली आर नॉट से छोटा है। ऑब्वियसली ये अल्फा पार्टिकल चलता 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 बहुत स्पीड में रहा होगा, तो भी ये न्यूक्लियस के सरफेस को टच करने के पहले रुक जाएगा, क्योंकि जितना डिस्टेंस कम होगा एनॉर्मस रिपल्शन होगा दो चार्ज पार्टिकल के बीच में। ऑब्वियसली अल्फा पार्टिकल जहाँ कहीं भी रुका हो, ये जो डिस्टेंस है आर नॉट, इससे न्यूक्लियस का साइज छोटा ही होता है। तो इस तरीके से संसार में पहली बार किसी न्यूक्लियस के साइज को एस्टिमेट किया गया था कि न्यूक्लियस कितना बड़ा हो सकता है। उसका एक पहला अनुमान इस प्रकार से हमें मिला था। ओके, यहाँ पे अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी है, किसकी पोटेंशियल एनर्जी है? अल्फा पार्टिकल की, इस पूरे सिस्टम की, आप क्या बोलेंगे? मोटा मोटी इस क्वेश्चन में आप कुछ भी बोलें सही है। थियोरेटिकली ये पोटेंशियल एनर्जी इस सिस्टम की है। जब दो चार्ज हैं तो ही पोटेंशियल एनर्जी का टर्म है। अगर ये चार्ज है ही नहीं, ये फ्री स्पेस में रखा है, तो किस बात की पोटेंशियल एनर्जी? जब कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन ही नहीं है तो किस बात की पोटेंशियल एनर्जी? जब ये चार्ज यहाँ है, एक और चार्ज रखा है यहाँ, तो इन दोनों चार्जेस के बीच में there is an interaction, there is a force operating between them, and therefore we can define a potential energy term. So potential energy always refers to potential energy of this charge system. In an individual isolated charge will have no potential energy. Whenever one particular charge interacts with other charges, then only question of potential energy arises. So truly speaking, this is potential energy of this system. But in a situation like this, where one of the charges is held fixed, ऐसी सिचुएशन जिसमें एक चार्ज को क्वेश्चन में लिखा है कि वो फिक्स ही है, वो चल नहीं सकता, ऐसी सिचुएशन में हम थोड़ा लूजली स्पीकिंग बोल सकते हैं कि ये पोटेंशियल एनर्जी इस वाले चार्ज की है। चलेगा। क्यों? क्योंकि ये जब चल ही नहीं सकता, तो पोटेंशियल एनर्जी में कुछ भी बदलाव होने से उसका डायरेक्ट असर किस पे पड़ता है? किसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती घटती है? आंसर है सिर्फ किसकी, क्योंकि दिस इज नॉट अलाउड टू मूव, ये तो चलता नहीं। तो जब एक पार्टिकल फिक्स है, तो ऐसे में थोड़ा हम लूज स्पीकिंग होके ऐसा बोल सकते हैं कि ओके, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस चार्ज। और ऐसा हम डेली लाइफ में रेगुलर वे में करते हैं। हम बोलते हैं पेन की पोटेंशियल एनर्जी mgh है। हकीकत में पेन की पोटेंशियल एनर्जी कोई चीज़ नहीं होती। ये अर्थ है, अर्थ के सामने ये बॉल है या पेन है, तो अर्थ बॉल सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होती है। लेकिन जब मैं इस पेन को छोड़ता हूँ गिरने के लिए, अर्थ इसको पुल करती है, दोनों के बीच का डिस्टेंस बदलता है। डिस्टेंस बदलने से पोटेंशियल एनर्जी बदलता है। पोटेंशियल एनर्जी के बदलने का पूरा पूरा असर सिर्फ इस पेन के ऊपर होता है, क्योंकि अर्थ इतनी मैसिव है कि उसमें कोई मूवमेंट नहीं होता, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ जाती। तो पेन के गिरने से, हालांकि पेन भी अर्थ को पुल कर रही है, बट बिकॉज अर्थ इज सो मैसिव, कोई डिस्प्लेसमेंट हम नहीं देखते। तो इस सिचुएशन में हम ये देखते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी बदलने का पूरा इफेक्ट सिर्फ इस पेन के ऊपर हो रहा है। तो ठीक है, थोड़ा लीनियंट हो जाते हैं भाई, बोल लेते हैं कि ये पोटेंशियल एनर्जी पेन की है, चलेगा। लेकिन जब दोनों पार्टिकल चलने को फ्री हो, तब हमें हमेशा बोलना पड़ेगा कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी है, ये इस चार्ज पेयर की पोटेंशियल एनर्जी है, ये इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी है। उस केस में हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि एक पर्टिकुलर चार्ज की ये पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है।
How do we write potential energy of a system which has more than 2-point charges? Take a simple case. We are having 3-point charges Q1, Q2 and Q3. Distance between Q1, Q2 is R12. Between Q2, Q3 is R23. Between Q1, Q3 is R13. What is electrostatic potential energy of this system? इस सिस्टम की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? इस सिस्टम की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? शायद आप में से कुछ लोगों ने आंसर लिख भी दिया होगा। इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी को लिखते समय हमें हर पेयर ऑफ इंटरैक्शन के लिए एक टर्म लिखना चाहिए। Q1 और Q2 के बीच में एक इंटरैक्शन मीन्स इनके बीच में एक फोर्स है। इस इंटरैक्शन के करस्पॉन्डिंग एक पोटेंशियल एनर्जी का टर्म होगा। इस चार्ज के पेयर के करस्पॉन्डिंग एक पोटेंशियल एनर्जी का टर्म होगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाय R12। सिमिलरली Q1 और Q3 इनके बीच में भी एक इंटरैक्शन है और Q1 Q3 के इंटरैक्शन के करस्पॉन्डिंग एक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का टर्म होगा Q1 Q3 K Q1 Q3 by R, and there is a third term, there is a third interaction between Q2 and Q3। Q2 और Q3 भी आपस में एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं, इसलिए यहाँ पे एक और टर्म हम लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q2 Q3 by R23। यहाँ ध्यान देना, हमेशा आपको जितने चार्जेस हैं उनके पेयर बनाने में कॉम्बिनेशन लेना, परम्यूटेशन नहीं। प्लीज ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूं। मैं ये बोल रहा हूं ऐसा मत सोचिए कि Q1 की वजह से Q2 की पोटेंशियल एनर्जी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 by R, और फिर थोड़ी देर बाद सोचा Q2 की वजह से Q1 की फिर से इतनी। ऐसा नहीं सोचना कि इसकी वजह से इसकी इतनी और इसकी वजह से इसकी इतनी। ये टर्म 2 बार मत लिखना। Q1 Q2 एक जोड़ा है, एक पेयर है। ये दो चार्ज के सिस्टम के लिए पोटेंशियल एनर्जी का एक ही टर्म होता है। इस पोटेंशियल एनर्जी को हम इस पेयर ऑफ चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी कह सकते हैं। किसी अकेले Q1 या अकेले Q2 की एनर्जी कुछ भी नहीं होती। तो हमेशा पोटेंशियल एनर्जी का जो टर्म होगा दैट विल बी फॉर ए पेयर ऑफ चार्ज। एक जोड़े के लिए एक ही टर्म लिखना है आपको। सो इफ देयर आर n नंबर ऑफ चार्जेस, इफ देयर आर n नंबर ऑफ चार्जेस इन योर सिस्टम, अगर आपके सिस्टम में टोटल n नंबर ऑफ चार्जेस हैं, सो हाउ मेनी सच टर्म्स विल बी देयर? देयर विल बी n C2 टर्म्स। जो बायोलॉजी के स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, दे मे नॉट बी कंफर्टेबल विद दिस सिंबल, उनको सिंपली मैं ये बता दूं कि नंबर ऑफ टर्म्स विल बी n(n-1/2)। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी सिस्टम में 8 चार्ज है मान लो, 8 into 7/2, there will be 28 such pairs, there will be 28 such terms in the expression of potential energy for the entire system। तो अभी यहाँ पे 3 चार्ज हैं, तो 3 into 2/2, there are 3 terms like that। What is broad meaning of this potential energy of this system? ये जो टर्म आपने लिखा potential energy is equal to this much, what is meaning of this potential energy? The answer is this potential energy is nothing but work done by an external agent in slowly arranging the charges in their present configuration
assuming that the charges were at infinite separation from one another initially. ये जो तीन पेयर आपने बनाया और तीनों पेयर की वजह से टोटल पोटेंशियल एनर्जी ये लिखा. व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस पोटेंशियल एनर्जी? आंसर इज कि ऐसा एज्यूम करो कि ये जो तीन चार्ज हैं इनफाइनाइट सेपरेशन के, एक दिल्ली में, एक मुंबई में, एक कोलकाता में, और आपको मैंने टास्क दिया कि इन तीनों चार्ज को लाकर इस ट्रायंगल के सिर पे रखो. आप गए दिल्ली से, आप धीरे धीरे चार्ज को यहाँ लेकर आए. दैट मीन्स यू डोंट अलाउ दिस चार्ज टू गेन काइनेटिक एनर्जी. इस चार्ज को यहाँ फिक्स कर दिया, नेल इट हियर. अब आप मुंबई गए और मुंबई से पकड़कर इस चार्ज को यहाँ लेके आए. मुंबई से आते समय ये चार्ज रिपेल कर रहा था, अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो उस रिपल्सन के अगेंस्ट धक्का देते हुए आप वर्क करते हुए इसको यहाँ लेकर आए. आप जो रोटी खा के आए थे, बहुत सारी एनर्जी खर्च हो गई आपकी इसको यहाँ जमा करने में. इसको भी यहाँ नेल कर दो. अब ये दोनों, लेट अस अज्यूम ऑल थ्री चार्जेस आर पॉजिटिव फॉर ए मोमेंट. अब ये कोलकाता गए आप और कोलकाता से Q3 को खींच कर ला रहे हैं धीरे धीरे. ये दोनों धक्का दे रहे हैं और आपको रास्ते में बहुत सारे रसगुल्ले वगैरह खाने पड़ेंगे कोलकाता से खरीद के. तब आप बहुत ताकत लगा के धीरे 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 पुश करते हुए इस चार्ज को यहाँ लेके आ पाओगे. तो इन चार्जेस को इस अरेंजमेंट में लाने में आपने, दैट मीन्स एक्सटर्नल एजेंट ने कुछ वर्क किया है. एक्सटर्नल एजेंट ने जो वर्क किया है वो वर्क डन ही इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी. आप सभी समझते हैं कि वी कैन ऑल्सो से दैट दिस इज सेम एज वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स in assembling the charges from infinite separation to present separation. इसका निगेटिव हम सभी जानते हैं. इसी बात को हम ये भी कह सकते हैं कि जब ये तीनों चार्ज दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में थे और उनको पकड़ पकड़ कर हम यहाँ ट्रायंगल के ऊपर लेकर आए, तो इस पूरे प्रोसेस में जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, जो चार्जेस एक दूसरे पे लगा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स ने जो वर्क किया फ्रॉम while the charges were brought from infinity to present separation, present position, इस प्रोसेस में जो इलेक्ट्रिक फोर्सेस ने वर्क किया, इलेक्ट्रिक फोर्सेस के वर्क डन का निगेटिव, दैट इज दिस पोटेंशियल एनर्जी. और वी कैन से इट इज सेम एज वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट प्रोवाइडेड द चार्जेस आर बीइंग मूव्ड वेरी स्लोली. यहाँ भी आपको फिर से एक रिमाइंडर दे दूं कि इस तरह के एक्सप्रेशन में पोटेंशियल एनर्जी को लिखते समय हमेशा ध्यान रखना है कि चार्जेस को विथ साइन ही सब्सटीट्यूट करना है. यू हैव टू सब्सटीट्यूट द वैल्यूज ऑफ चार्जेस विथ साइन ओनली. सपोज we have a cube of side length A. This is a cube of side length A. And on every vertex of this cube, there is a point charge Q. On each and every vertex of this cube, there is a point charge Q. इस क्यूब के हर वर्टेक्स पे एक पॉइंट चार्ज Q. Right? So there are 8 such charges. Write the potential energy, electrostatic potential energy of this system. Right? ये आप वीडियो को पॉज करके खुद से जरूर ट्राई करें, उसके बाद सॉल्यूशन को देखें. क्वेश्चन है, राइट द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. Write the electrostatic potential energy of this system. इस सिस्टम की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को लिखें. जैसा कि अभी हम डिस्कस कर रहे थे, इफ देयर आर 8 चार्जेस, देयर विल बी 8
n इंटू एन माइनस वन 7/2 कॉम्बिनेशन लेना है, परम्यूटेशन नहीं. सो दिस विल बिकम 28 टर्म्स, राइट. So there will be 28 terms in the expression of potential energy. अब 28 टर्म तो लिखते लिखते थक जाएंगे आप. थोड़ा केयरफुली अगर सिस्टम को ऑब्जर्व करेंगे तो हम पाएंगे देयर आर मेनी पेयर ऑफ चार्जेस इन विच द टू चार्जेस आर सेपरेटेड बाय अ कॉमन डिस्टेंस आर. इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी ए, सॉरी नॉट आर, ए. इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी ए है, यहाँ पे डिस्टेंस ए है, यहाँ पे डिस्टेंस ए. तो देयर आर मेनी सच पेयर्स इन विच चार्जेस हैव अ सेपरेशन ऑफ ए. Similarly, there are many such pairs in which charges have separation of root 2a, and there are few pairs in which charges have a separation of root 3a. So there are three kinds of separation if you observe carefully. आप ऑब्जर्व करके देखिए कि रूट 3a डिस्टेंस से सेपरेटेड कितने पेयर हैं. तो एक क्यूब का डायगोनल इमेजिन कीजिए, क्यूब का डायगोनल, मैं इस कमरे में हूँ, इस कॉर्नर से उस कॉर्नर तक एक डायगोनल इमेजिन कीजिए. इस डायगोनल की लेंथ रूट 3a होगी अगर ये कमरा क्यूबिकल है. यहाँ से लेके यहाँ तक, इससे इसको जोड़ दें या इससे इसको जोड़ दें, तो ये जो क्यूब का डायगोनल है इसकी लेंथ रूट 3a होगी. तो ये चार्ज और ये चार्ज एक दूसरे से रूट 3a डिस्टेंस पे हैं. तो नेचुरली इस पेयर की पोटेंशियल एनर्जी के क्यू क्यू 1/4πε0 को मैं के ही लिख रहा हूँ, के क्यू क्यू बाई रूट 3a. इस रेड लाइन की लेंथ रूट 3 है, एक क्यूब का डायगोनल. और ऐसे कितने पेयर हैं अगर आप ध्यान देंगे तो 4 पेयर. एक एक ये चार्ज और ये चार्ज, दूसरा पेयर ये चार्ज और ये चार्ज, दूसरा पेयर ये चार्ज और ये चार्ज, तीसरा पेयर और ये चौथा पेयर. मोटा मोटी एक रूम इमेजिन करो. रूम के इस कॉर्नर से उस कॉर्नर तक एक डायगोनल बनेगा, उस कॉर्नर से उस कॉर्नर तक दूसरा बनेगा. देख पा रहे हो? फिर से देखो, मन से देखो. एक रूम इमेजिन करो, यहाँ से वहाँ एक डायगोनल, यहाँ से वहाँ एक डायगोनल. अब ऐसे ही वहाँ चले जाओ, छत के उस कोने पे, वहाँ से फ्लोर के उस कॉर्नर तक जाओ, ये एक डायगोनल. ऐसे ही वहाँ चले जाओ, वहाँ से वहाँ जाओ, एक और डायगोनल. तो ऐसे रूट 3a डिस्टेंस वाले 4 पेयर बनेंगे. तो इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ. तो 28 में से 4 पेयर की पोटेंशियल एनर्जी आपने लिख दी. अब ध्यान दो, रूट 2a डिस्टेंस वाले कितने पेयर हैं. तो ऐसा क्यूब के किसी भी एक फेस पे अगर देखें, चलो इसी फेस को देखो, ये रूट 2a और ये भी रूट 2a. ये जो दीवार है, आपको बोर्ड दिख रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक रूट 2a और यहाँ से लेके यहाँ तक रूट 2a, और ऐसे ऐसे 6 दीवारें हैं. तो टोटल हर दीवार पे 2-2 पेयर, 12 पेयर हुए. 12 ऐसे पेयर हैं जिनमें दो चार्जेस के बीच की दूरी रूट 2a है. एक और दिखा देता हूँ, जैसे छत है तो छत पे ये रूट 2a और ये भी रूट 2a. तो ऐसे इस क्यूब में 6 फेसेस हैं और हर फेस पे 2-2 पेयर हैं. तो नेचुरली 12 पेयर ऐसे हैं जिसमें चार्जेस के बीच का डिस्टेंस रूट 2a, 12 पेयर्स. तो 12 बार 12 बार आप इस टर्म को लिखें, उससे अच्छा है दिस इंटू 12 लिखेंगे आप. तो 12 और 4 16 पेयर के लिए हमने 16 पेयर्स आउट ऑफ 28 16 पेयर के लिए हमने इंटरैक्शन की पोटेंशियल एनर्जी लिख दी. सो वी आर लेफ्ट विथ 12 मोर पेयर्स. तो आप देख सकते हैं बाकी जो चार्जेस हैं उनके बीच का डिस्टेंस a. तो a डिस्टेंस वाले नेचुरली 12 पेयर्स होंगे, क्योंकि टोटल 28 हैं. 28 में से 16 हम लिख चुके हैं. तो बाकी जो 12 टर्म है वो ऐसे हैं जिसमें चार्जेस a डिस्टेंस पे. तो ऑब्वियसली दीज आर द 28 टर्म्स एंड दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द एंटायर सिस्टम. ठीक है, ये थोड़ा मुश्किल ही सवाल था, पर ये एक एग्जांपल है जिससे आप याद रख पाएंगे कि किसी भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की पोटेंशियल एनर्जी को हमें एक्चुअली में कैसे लिखना है.